Welcome बच्चों, and we are back again with the next lecture from the unit of current electricity. And the lecture number today we are going to do is lecture number 4, and the topic we have to complete today is graphs of resistivity. रेजिस्टिविटी के ग्राफ्स हमें कंप्लीट करने हैं। तो आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें लेकिन थोड़ा सा जो आपने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में ओम्स लॉ किया था उसे रिकॉल करना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा टॉपिक वहीं से कनेक्टेड है। तो चलिए आइए उसको रिकॉल करते हैं कि जो आपने ओम्स लॉ में किया था। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ में वी हैव स्टडीड दैट current flowing through a conductor is directly proportional to potential difference when temperature is maintained constant. टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रखेंगे और दूसरी फिजिकल कंडीशंस भी कांस्टेंट रहनी चाहिए, है ना। तो करंट जो होता है किसी भी कंडक्टर से जब फ्लो करता है वो पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होता है। और इसी ओम्स लॉ का फॉर्मूला हमारे पास था V = IR, एंड R क्या था इस फॉर्मूले में? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इट मींस R was independent of V and I। याद है ना आपको, R V पे और I पे डिपेंड नहीं करता। कंडक्टर के थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है और जो आपने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है V, इन दोनों फैक्टर्स पे कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड नहीं करता है। अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करोगे तो करंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस कम करोगे तो करंट की वैल्यू कम हो जाएगी, लेकिन रेजिस्टेंस कभी चेंज नहीं होगा इन बातों पर। ये R जो कांस्टेंट है इसको रेजिस्टेंस बोला गया। और रेजिस्टेंस किन चीजों पर डिपेंड करता है उसके लिए हमारे पास फिर एक फॉर्मूला था, R = ρLA। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है ऑन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर जितना ज्यादा लेंथ का होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ज्यादा हो जाएगा, बिकॉज अंदर जो कॉलिजन्स है वो बढ़ जाते हैं, है ना। एंड इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये वाला एरिया है, उसका एरिया जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना कम हो जाता है, ठीक है। साथ में दो चीजें और थी जिन पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, वो यहां पर छिपी हैं रोहो में। व्हाट इज रोहो? रोहो इज अगेन कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ दिस फॉर्मूला। Constant of proportionality of this formula, and it is known as resistivity। इसका नाम रेजिस्टिविटी था, इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। SI यूनिट भी आपको रेजिस्टिविटी की याद होगी, लास्ट टू लास्ट लेक्चर में बताई थी, ओम्स मीटर। ओम मीटर ये रेजिस्टिविटी कहलाता है। रो इस फॉर्मूले का कांस्टेंट है एंड इट्स नोन एज रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी क्योंकि इस फॉर्मूले का तो कांस्टेंट है, तो रेजिस्टिविटी विल नॉट डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर की लेंथ कितनी भी हो रेजिस्टिविटी तो उस पर डिपेंड नहीं करती। रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। भाई इस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कुछ भी हो, रेजिस्टिविटी एरिया पे भी डिपेंड नहीं करती है। एंड नाइदर इट डिपेंड्स ऑन इट्स रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी इसके रेजिस्टेंस पर भी डिपेंड नहीं करती। तो फिर रेजिस्टिविटी किस बात पर डिपेंड करती है? रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। नंबर 1, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर पे। एंड नंबर 2, नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करती है, मींस अलग अलग मटेरियल की रेजिस्टिविटी अलग अलग होती है। कॉपर मटेरियल की रेजिस्टिविटी अलग होगी, सिल्वर की रेजिस्टिविटी अलग होगी, एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी अलग होगी। कह सकते हो कि रेजिस्टिविटी से आप पहचान सकते हो कि ये मटेरियल कौन सा है। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में ये जब आप इलेक्ट्रिसिटी कर रहे हो, अगर आपको किसी मटेरियल को पहचानना है तो उसकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू से आप पहचान सकते हो। रेजिस्टिविटी की वैल्यूज किसी भी मटेरियल की यूनिक वैल्यूज होती हैं, आप इनसे उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो।
ठीक है, तो रेजिस्टिविटी नेचर पे डिपेंड करता है और साथ साथ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है? अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे कंडक्टर का तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, ये भी हमने करा था। मैं बोल रहा हूं कंडक्टर के लिए ये वाली चीज कि अगर आप कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इफ द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर इज इंक्रीज्ड देन इट्स रेजिस्टिविटी आल्सो इंक्रीजेस। यही वाली जो चीज है ये आज हमारे पास लेक्चर में आ गई है अलग। इसके ऊपर आज का आपका लेक्चर नंबर 4 डिपेंड करेगा। इसके ऊपर रेजिस्टिविटी के ग्राफ्स बनाएंगे। रेजिस्टिविटी के ग्राफ्स आपको प्लॉट करने हैं विद टेम्परेचर, कि रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ आखिर डिपेंड करती कैसे है, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सीखना है। और हमें रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर्स ही नहीं, हमें रेजिस्टिविटी ऑफ ऑल द मटेरियल्स, ऑल द टाइप ऑफ द मटेरियल्स सीखना है। अब मटेरियल कितने टाइप के होते हैं इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अकॉर्डिंग, टाइप्स ऑफ मटेरियल। टाइप्स ऑफ मटेरियल, materials can be classified as conductors and they can be classified as insulators। अब आप बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो कि कंडक्टर्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को इजीली फ्लो होने देते हैं अपने थ्रू, एंड इंसुलेटर्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू फ्लो नहीं होने देते। तो इट मीन्स कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है। कंडक्टर्स हैव वेरी लो रेजिस्टिविटी। इनकी रेजिस्टिविटी का ऑर्डर होता है लगभग 10⁻⁻8 से लेकर 10⁻⁻6 ओहम मीटर तक। बहुत कम रेजिस्टिविटी होती है, तभी तो इनकी कंडक्टिविटी हाई होगी ना। कंडक्टिविटी इज एक्चुअली द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। ओके, और इंसुलेटर्स हैं, इनकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है, वेरी हाई रेजिस्टिविटी। मतलब ये करंट को इतना हाई रेजिस्टेंस देते हैं, हाई रेजिस्टिविटी की वजह से तो हाई रेजिस्टेंस दे पाएंगे। देखो इधर, जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। R इज प्रोपोर्शनल टू रो, है ना। तो ये इतना हाई रेजिस्टेंस देते हैं करंट को कि ये करंट को फ्लो ही नहीं होने देते। दैट इज व्हाई दे आर इंसुलेटर्स। अब कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनकी रेजिस्टिविटी ना तो इतनी कम होती है और ना ही इतनी ज्यादा होती है। द रेजिस्टिविटी इज समवेयर इन बिटवीन द रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स दोनों की रेजिस्टिविटी के बीच में कहीं इनकी रेजिस्टिविटी होती है, और ये मटेरियल्स कहलाते हैं सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स, इनकी रेजिस्टिविटी ना तो लो होगी ना हाई होगी, मॉडरेट लेवल पर होगी, समवेयर बिटवीन द रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। ये कहलाते हैं सेमीकंडक्टर्स। एंड ना तो ये इतने आराम से करंट को जाने देते हैं जैसे कि कंडक्टर्स करते हैं, और ना ही करंट को बिल्कुल ही रोक देते हैं इंसुलेटर्स की तरह। दे अलाउ अ लिटिल बिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। थोड़ा बहुत करंट अपने थ्रू पास होने देते हैं, क्योंकि इनकी रेजिस्टिविटी बहुत लो नहीं है, थोड़ी ज़्यादा है, और बहुत ज़्यादा भी नहीं है, थोड़ी कम है, कुछ बीच में कहीं लाया करती है। तो थोड़ा बहुत करंट, दे अलाउ लिटिल बिट ऑफ करंट टू पास थ्रू देम। ओके, इनको बोलते हैं सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स के लिए हमारे पास क्लास 12 की फिजिक्स में एक अलग ही चैप्टर है हमारे सिलेबस में, द लास्ट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। वहां पर आप सेमीकंडक्टर्स के बिहेवियर को थोड़ा डिटेल में भी पढ़ोगे। बट अभी आज हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी का, सेमीकंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी का, और एक मटेरियल और होते हैं यहाँ पर, एलॉयज। एलॉयज एक्चुअली दे आर मेड बाय मिक्सिंग डिफरेंट मटेरियल्स, स्पेशली मेटल्स। अलग अलग मेटल्स को मिलाकर एलॉयज बना लिए जाते हैं, और एलॉयज हम अपने अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग बनाते हैं। एलॉयज कैन बी मेड अकॉर्डिंग टू द नीड। जो जैसी ज़रूरत है वैसा एलॉय बनाया जा सकता है। आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है, जैसे कि एरोप्लेन की बॉडीज एल्यूमिनियम के उस एलॉय से बनाई जाती हैं जो बहुत ज़्यादा लाइट वेट भी होता है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ भी कम नहीं होती, स्ट्रेंथ बढ़िया होती है। तो लाइट वेट हो गया मतलब एरोप्लेन कैन इजीली फ्लाई,
और स्ट्रेंथ भी कम नहीं हुई, क्योंकि एरोप्लेन की बॉडी को स्ट्रेंथ तो चाहिए ही चाहिए। तो क्या नीड है एरोप्लेन की बॉडी के लिए कि एक ऐसा मटेरियल जो भारी ना हो लेकिन स्ट्रेंथ बढ़िया हो, तो हमने एल्यूमिनियम का एलॉय बना लिया। वैसे ही हम अगर यहाँ इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में चाहें कि कोई ऐसा मटेरियल मिल जाए जिसकी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ चेंज ना हो, तो ऐसे एलॉयज भी बनाए जा सकते हैं। तो वी विल बी हैविंग एलॉयज और उनकी रेजिस्टिविटी भी टेम्परेचर के साथ हम लोग प्लॉट करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो मैंने आपको बता दिया ना, ये लेक्चर लास्ट टू लास्ट लेक्चर से किस तरह से कनेक्टेड है। यहाँ कनेक्टेड है कि रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड नेचर। तो टेम्परेचर की डिटेल आज ग्राफ्स की हेल्प से सीखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे, लेकिन बिफोर दैट यू हैव टू कॉपी ऑल दिस। इसको आप कॉपी कर लें एक बार, ठीक है। मैं भी इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूं सो दैट आई कैन शेयर द शॉट विद यू इन द टेलीग्राम चैनल। ये सब आपने नोट कर लिया होगा। अब पढ़ते हैं आगे ग्राफ्स की तरफ। तो बेसिकली हमें कौन से ग्राफ प्लॉट करने हैं। जब मैं बोल रहा हूं कि रेजिस्टिविटी के ग्राफ्स आज आप इस लेक्चर में करेंगे, सो दीज आर द ग्राफ्स बिटवीन रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल एंड टेम्परेचर। तो रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ है। सबसे पहले हम ये ग्राफ बनाएंगे कंडक्टर्स के लिए, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर्स शो करेंगे। तो नंबर 1 इज गोइंग टू बी रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर्स। अब रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर्स में हमने पढ़ा है कि रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर्स इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, या उल्टा बोले तो डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। इसी के अकॉर्डिंग देखना है कि ग्राफ कैसा होगा। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर्स। कंडक्टर्स जब हम बोलते हैं तो वी मीन टू से मेटालिक कंडक्टर्स, है ना, मेटल वाले कंडक्टर। Resistivity of not resistance, it is resistivity. Resistivity of metallic conductors increases with इंक्रीज इन टेम्परेचर। और ये जो इंक्रीज होता है ना, ये लीनियर होता है। लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला। लेकिन अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो जाए, 0 डिग्री सेल्सियस से बहुत नीचे चला जाए, तो फिर रेजिस्टिविटी का चेंज टेम्परेचर के चेंज के साथ लीनियर नहीं रहता। ये सब चीजें देखेंगे हम इस ग्राफ में। ग्राफ से ढंग से समझ में आएगा आपको। देखो इधर यहां पर जो रिलेशन है रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में, वो रिलेशन होता है R इज इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये रिलेशन है रेजिस्टेंस के लिए, और बिल्कुल ही वैसा रिलेशन है रेजिस्टिविटी के लिए। रोहो इज इक्वल्स टू रोहो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अगर आप रेजिस्टेंस का चेंज देखना चाहते हो टेम्परेचर के साथ, तो आप ये वाली इक्वेशन को फॉलो करेंगे। रेजिस्टिविटी का देखना चाहते हो तो ये वाली फॉलो करेंगे। दोनों रिलेशन सेम क्यों है बेटा? दोनों रिलेशन सेम इसलिए है बिकॉज R इज इक्वल्स टू रोहो L अपॉन A। R इज इक्वल्स टू रोहो L अपॉन A। ठीक है, तो जो रेजिस्टिविटी का रिलेशन है, अगर मैं रोहो की वैल्यू यहां लगा दूं तो R इज इक्वल्स टू रोहो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी L बाय A। तो रो नॉट L बाय A क्या हो जाएगा? रो नॉट L बाय A विल बिकम R, है ना। रो नॉट L बाय A विल बिकम R एट द इनिशियल टेम्परेचर, मतलब R नॉट। ठीक है ना। तो देखो ये रिलेशन भी आ गई इसी रिलेशन से। तो दोनों रिलेशन सिमिलर है, लेकिन हमें रेजिस्टिविटी का चेंज पढ़ना है, तो हम ये वाली रिलेशन को चेक करेंगे। वी विल चेक दिस रिलेशन।
इस रिलेशन में सब चीजों के बारे में पहले समझ लो कि क्या कौन सी चीज है। डेल्टा टी क्या है? डेल्टा टी इज चेंज इन टेम्परेचर, मतलब फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। और ये जो इनिशियल टेम्परेचर है इसको हम बोलते हैं रेफरेंस टेम्परेचर। ये तो चेंज इन टेम्परेचर हो गया। एंड टी नॉट इज रेफरेंस, इसको रेफरेंस टेम्परेचर भी बोलते हैं। इनिशियल टेम्परेचर है लेकिन रेफरेंस टेम्परेचर भी बोलते हैं। टी इज फाइनल टेम्परेचर। Now what is rho? Rho is resistivity at final temperature. Rho क्या है? Resistivity at final temperature. And what is rho naught? Rho naught is resistivity at initial temperature या at reference temperature. ठीक है? और alpha, what is alpha over here? Alpha is temperature से पहले लिखा है ना, तो temperature का coefficient कहलाएगा ये। Alpha is temperature coefficient और पूरा नाम है इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। और कंडक्टर्स के लिए जनरली 1 से बड़ा होता है लेकिन इसकी वैल्यू बहुत कम होती है। फॉर कंडक्टर्स अल्फा इज वेरी स्मॉल बट पॉजिटिव, रहेगा पॉजिटिव। बहुत छोटी वैल्यू होती है, 0.001, 0.005 ऐसे करके वैल्यूज होती है। अल्फा की एसआई यूनिट भी पता कर लो यहां पर। एसआई यूनिट ऑफ अल्फा इज पर केल्विन। टेम्परेचर का इनवर्स है ये, पर केल्विन है ना। अल्फा पर केल्विन और टेम्परेचर केल्विन, तो अल्फा डेल्टा टी ये जो पूरा का पूरा फैक्टर है ये हो गया यूनिटलेस। यूनिटलेस फैक्टर ही 1 में ऐड हुआ है, तो रोहो इज इक्वल्स टू रोहो नॉट, है ना। रेजिस्टिविटी की यूनिट इधर भी है, रेजिस्टिविटी की यूनिट इधर भी है। ठीक, ये आपको मैंने बता दिया इस फॉर्मूले के बारे में। अब ये फॉर्मूला काम कब करेगा? ये फॉर्मूला काम करता है कि अगर टेम्परेचर 0 केल्विन से ऊपर हो, 0 केल्विन से बहुत नीचे ना हो, 0 केल्विन के नॉट 0 केल्विन 0 सेल्सियस। ये फॉर्मूला काम करता है कब? जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहे या 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहे। टेम्परेचर मस्ट नॉट बी वेरी लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन। ठीक है, तो देखते हैं ग्राफ पे, देखते हैं। ये मैं बना रहा हूं ग्राफ फॉर द रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर्स। इधर हमारे पास रेजिस्टिविटी होगी, डायरेक्शन फॉर द इंक्रीज ऑफ रेजिस्टिविटी, और इधर होगा टेम्परेचर। टेम्परेचर की यूनिट केल्विन में लेनी है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इस ग्राफ में टेम्परेचर को केल्विन में ही रखना है। हाँ, रेजिस्टिविटी की यूनिट भी आप लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ओहम मीटर। अब फॉर कंडक्टर्स के लिए ग्राफ कैसा होगा? फॉर कंडक्टर्स द ग्राफ इज लाइक दिस। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, और लीनियर ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, मतलब कुछ ऐसा ग्राफ, ऐसे ग्राफ। ओके, इस तरीके का ग्राफ। अगर आप इसको उल्टा बोलो, जैसे मैं बोलता हूं ना कि रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, इसको उल्टा बोलते हैं रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। ग्राफिकली देखो, अगर टेम्परेचर कम होगा तो रेजिस्टिविटी कम हो रही है। अब इस ग्राफ के अकॉर्डिंग मैं देखूं अगर, तो टेम्परेचर कम करते करते रेजिस्टिविटी कम होते होते 0 तक पहुंचने वाली है। यहाँ टेम्परेचर तो 0 नहीं होना अभी, तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग रेजिस्टिविटी 0 पर पहुंच जाएगी इस पॉइंट पर। अगर ऐसा हो गया कि रेजिस्टिविटी यहाँ पर 0 पे आ गई, तो फिर तो ये सुपर कंडक्टर बन जाएगा। बट सुपर कंडक्टर मटेरियल्स इतने इजीली अवेलेबल नहीं होते। सुपर कंडक्टर क्या होता है सर? सुपर कंडक्टर का मतलब होता है बच्चों ऐसा मटेरियल जिसकी रेजिस्टिविटी 0 हो, मतलब वो करंट को बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं रोकेगा। वो ऐसा कंडक्टर बन जाएगा जो करंट आएगा उसको बिना रोक टोक जाने देगा, तो वो सुपर कंडक्टर कहलाता है। दैट इज नोन एज सुपर कंडक्टर। बट सुपर कंडक्टर्स इतने इजीली अवेलेबल नहीं है। हाँ, साइंटिस्ट ने कुछ मटेरियल क्लोज टू 0 केल्विन पर एज सुपर कंडक्टर अचीव कर लिए हैं,
बट वो लैब में पॉसिबल हुआ है, अभी प्रैक्टिकली लैब से बाहर वाली कंडीशंस में वो चीज़ अभी तक पॉसिबल नहीं हो रही है। क्यों पॉसिबल नहीं हो रही है? इट इज बिकॉज जब टेम्परेचर बहुत लो जाता है, कितना लो? 0 डिग्री सेल्सियस से काफी नीचे। अब ये वाला पॉइंट देखो जो भी आपको मैंने बताया था, मान लो यहां के बाद टेम्परेचर लो हो चुका है, तो ये ग्राफ इस स्ट्रेट लाइन को फॉलो नहीं करेगा, ये ग्राफ एक कर्व्ड पाथ को फॉलो करता हुआ जाएगा लाइक दिस, और रेजिस्टिविटी लगभग 0 हो जाती है टेम्परेचर 0 केल्विन पर। यहां पर तो 0 है ना केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन, यहां 0 केल्विन, तो रेजिस्टिविटी लगभग 0 हो जाती है एट 0 केल्विन पर। और 0 केल्विन वो टेम्परेचर है जहां तक पहुंचना पॉसिबल नहीं है, ये आपने केमिस्ट्री में खूब पढ़ा है, क्योंकि 0 केल्विन इज दैट टेम्परेचर एट विच ऑल द मॉलिक्यूलर मोशन केसेस, है ना। तो ये नेचर ऑफ रेजिस्टिविटी है। ये वाला नेचर यहां पर जो है ये लो टेम्परेचर्स है, दीज आर लो टेम्परेचर्स, आप कह सकते हो लो टेम्परेचर्स। बट ये फॉर्मूला कहां काम करता है? यहां इस लाइन से आगे, यहां ये फॉर्मूला यहां काम करता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला रेजिस्टिविटी इज चेंजिंग लीनियरली विद टेम्परेचर फॉर मेटेलिक कंडक्टर्स। हेडिंग में याद रखना, सबके लिए नहीं है ये मेटेलिक कंडक्टर्स के लिए बोला है अभी हमने, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे रेजिस्टिविटी ऐसे मटेरियल्स की जिनको एलॉयज कहा गया है, रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉयज। सेकेंड, रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉयज। अब अभी मैंने आपको बताया हम ऐसे एलॉयज बना सकते हैं जैसे कि हमारी रिक्वायरमेंट होती है। तो यहां पर अगर हमारे पास एक ऐसी रिक्वायरमेंट है कि मुझे ऐसे मटेरियल चाहिए जिनकी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड ना करे, तो फिर वो एलॉयज हैं। एक ऐसा ही एलॉय का एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल नाइक्रोम। नाइक्रोम एक ऐसा एलॉय है विच इज मेड अप ऑफ निकल, क्रोमियम एंड आयरन, इन चीजों से मिलकर बना है, ठीक है। तो देखो सारे मेटल्स है ना, ये निकल मेटल, क्रोमियम मेटल, आयरन मेटल, इनको मिलाकर एक ऐसा एलॉय बना लिया है जिसकी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर चेंज होने से चेंज नहीं होती, ऑलमोस्ट कांस्टेंट बनी रहती है। और भी ऐसे एलॉयज या मटेरियल हैं जैसे कि मैंगानीन, मैंगानीन भी एक ऐसा मटेरियल है। तो इसका अगर हम ग्राफ बनाएं, रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉयज ऑलमोस्ट रिमेन्स कांस्टेंट विद चेंज इन टेम्परेचर। रेजिस्टिविटी of such alloys almost remains constant with change in temperature। तो ग्राफिकली देखते हैं इसको, इधर रेजिस्टिविटी होगा, इधर टेम्परेचर होगा। टेम्परेचर होगा केल्विन में, रेजिस्टिविटी की आप यूनिट लिखना चाहो लिख सकते हो ओम मीटर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहां पर इस ग्राफ को प्लॉट करते हैं। सपोज Now let it be a large change in temperature. टेम्परेचर यहां से T1 से T2, this change in temperature is large. ये लार्ज चेंज है। और रेजिस्टिविटी मान लो यहां पर है rho 1 और यहां पर है rho 2, बट दिस चेंज इज वेरी वेरी स्मॉल, है ना, ये चेंज वेरी स्मॉल है। T1 टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी यहां है और T2 टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी यहां पहुंच गई। ओके, इट इज लाइक दिस। या इसको और कम कर लो बल्कि, तो अच्छा लगेगा ग्राफ, और जो चीज समझाने चाह रहे हैं वो अच्छे से समझ में आएगी। एक्चुअली में ये टेम्परेचर चेंज के साथ रेजिस्टिविटी का चेंज बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम।
सो दिस इज गोइंग टू बी रो 2। अब ग्राफ बनाते हैं, लाइक ऐसा ग्राफ होता है। अब देखो, फॉर अ वेरी लार्ज चेंज इन टेम्परेचर रेजिस्टिविटी का चेंज तो बहुत ही स्मॉल है ना। या अगर आप एक छोटा चेंज इन टेम्परेचर ले लो, मान लो टेम्परेचर यहां से यहां तक ही चेंज हुआ है बस, दिस इज स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, ये चेंज इन टेम्परेचर तो स्मॉल है ना। फॉर अ स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर आप ध्यान से देखो, रेजिस्टिविटी तो कांस्टेंट ही बनी हुई है, बहुत कम चेंज है, यहां से यहां तक कितना कम चेंज हुआ होगा, रेजिस्टिविटी तो कांस्टेंट है ऑलमोस्ट। तो फॉर स्मॉल चेंजेस इन टेम्परेचर रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉयज ऑलमोस्ट रिमेन्स कांस्टेंट। एंड फॉर लार्ज चेंज इन टेम्परेचर, कितना लार्ज बेटा, ये चेंज हो सकता है 800 केल्विन का हो, 900 केल्विन का, 700 केल्विन का, बहुत लार्ज चेंज होता है। फॉर लार्ज चेंज इन टेम्परेचर रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉयज चेंजेस बाय वेरी स्मॉल अमाउंट, बहुत कम अमाउंट से चेंज होती है। अब इससे हमें फायदा क्या होगा, क्यों यूज किए जाते हैं ये एलॉयज? देखो इधर ओम्स लॉ क्या बोलता है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल्स टू IR। अब सिंपल कंडक्टर्स में क्या होता है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जब लार्ज करंट फ्लो होता है, ड्यू टू द फ्लो ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ करंट हीट जनरेट होती है, हीट जनरेट होगी तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, और टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो उसकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, और रेजिस्टिविटी इंक्रीज होने से उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है, ये रेजिस्टेंस डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी पर। रेजिस्टेंस चेंज हो गया तो ओम्स लॉ में रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट था, वो कांस्टेंट ही नहीं रहा, ओम्स लॉ फेल हो जाता है, और उस कंडक्टर में फिर जो करंट होता है वो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग फ्लो नहीं करता। बट अगर हमारे पास मटेरियल ऐसा है कि जिसमें लार्ज करंट फ्लो करने के बाद भी उसकी रेजिस्टिविटी चेंज ना हो, तो उसका रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा, रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा तो ओम्स लॉ वैलिड रहेगा, ओम्स लॉ वैलिड रहेगा। और ऐसे कंडक्टर्स जो एलॉयज होते हैं उनके अंदर करंट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ ही फ्लो करता रहेगा, उनके अंदर फिर करंट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ ही फ्लो करता रहेगा। समझे इस चीज को आप? ठीक है, यहां पर चाहो तो इस वीडियो को पॉज करके जो मैंने अभी समझाया है और बोला है इसको आप पहले नोट्स में मेंशन कर सकते हो, वरना निकल जाएगा, छूट जाएगा, आप कॉपी नहीं कर पाओगे, मुझे पता है। ठीक है ना, मैं फिर से आपको बता देता हूं। देखो, अगर हमारे पास ऐसा मटेरियल है जिसमें लार्ज करंट फ्लो करने के बाद भी उसकी रेजिस्टिविटी चेंज ना होती हो, लार्ज करंट फ्लो करेंगे टेम्परेचर तो चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज होगा क्योंकि हीट डेवलप हुई है, बट टेम्परेचर चेंज होने की वजह से भी उसकी रेजिस्टिविटी कांस्टेंट बनी नहीं, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट रहेगी तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा तो ओम्स लॉ वैलिड बना रहेगा, ओम्स लॉ वैलिड बना रहेगा तो कंडक्टर के अंदर करंट पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही रहेगा, उसके अकॉर्डिंग ही फ्लो करेगा जैसा ओम्स लॉ कह रहा है। ठीक है, ये जो एलॉयज होते हैं इनका मेन यूज है टू फॉर्म स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स, वायर बाउंड स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स बोलते हैं इनको। वायर बाउंड स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स वो रेजिस्टर्स हैं जिनकी ज़रूरत हमें लैब्स में पड़ती है कोई एक्सपेरिमेंट करने के लिए, या ऐसी किसी भी जगह पर पड़ती है जहां पर हम चाहते हैं कि लार्ज करंट फ्लो करने के बाद भी करंट कांस्टेंट मेंटेन रहे या करंट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ ही फ्लो करता रहे। सो दे आर यूज्ड इन such alloys are used to manufacture या to design wire bound standard resistors। स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स मतलब ऐसे रेजिस्टर्स जिनका टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस कांस्टेंट मेंटेन रहे, टेम्परेचर अगर बदल भी जाए तो उनका रेजिस्टेंस ना बदले, रेजिस्टेंस नहीं बदलेगा तो फिर I इज प्रोपोर्शनल टू V, इसके अकॉर्डिंग फ्लो करेगा, और अगर हमने V को कांस्टेंट रखा है तो करंट भी कांस्टेंट ही रहेगा ना फिर। तो मेन पर्पस यही होता है स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स का, हमारा वायर बाउंड स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स का, कि करंट कांस्टेंट मेंटेन रहे।
ओके, तो फिर आपको कौन सा वायर लेना है? आपको नाइक्रोम का वायर ले लेना चाहिए, ऐसे किसी भी एक्सपेरिमेंट में जहाँ पर आपकी रिक्वायरमेंट है कि करंट कांस्टेंट मेंटेन रहना चाहिए। ये एलॉयज का नेचर हो गया टेम्परेचर के साथ, एलॉयज की रेजिस्टिविटी का नेचर। अब हमें पढ़ना है रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स। थर्ड, रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, थर्ड पॉइंट आज के लेक्चर का और लास्ट पॉइंट है। क्या कह रहे हो सर, लास्ट पॉइंट कैसे हो जाएगा? इंसुलेटर्स की भी तो आपने बताई थी रेजिस्टिविटी। चलिए देखते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था इस लेक्चर के स्टार्टिंग में कि एक अलग ही तरह की दुनिया में जीते हैं ये लोग, सेमीकंडक्टर्स जो कहलाते हैं, इसलिए इनका अलग ही चैप्टर है आपके क्लास 12 के फिजिक्स में, लास्ट चैप्टर। आसान सा टॉपिक है और वहां पर आप सेमीकंडक्टर्स का नेचर डिटेल में पढ़ोगे, खूब डिटेल में पढ़ोगे। सेमीकंडक्टर्स के एग्जाम्पल में आप ले सकते हो सिलिकॉन, सिलिकॉन ले लो, जर्मेनियम ले लो, ये एग्जांपल्स हैं सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स के। सेमीकंडक्टर्स की जो रेजिस्टिविटी होती है उसका टेम्परेचर के साथ अलग ही खेल चलता है, इनसे बिल्कुल अलग, इससे और इससे बिल्कुल अलग, उल्टी दुनिया में जीते हैं। यहां पर क्या हो रहा है? टेम्परेचर बढ़ रहा है, रेजिस्टिविटी बढ़ रही है। टेम्परेचर बढ़ रहा है, रेजिस्टिविटी या तो कांस्टेंट है ऑलमोस्ट, या थोड़ी बहुत इंक्रीज ही होती है ना, डिक्रीज तो नहीं हुई। बट सेमीकंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने पर डिक्रीज हो जाती है। Resistivity of semiconductors decreases with increase in temperature. Resistivity of semiconductors decreases with increase in टेम्परेचर। ग्राफिकली कैसा लगेगा ये देखते हैं। इधर हमारा रेजिस्टिविटी, इधर हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी कम होनी है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे चलेगा, लाइक दिस। ग्राफ ना तो इधर टच करना है आपको एक्सिस के साथ, ना ही इधर टच करना है अपनी एक्सिस के साथ, ठीक है? तो ऐसा कुछ नेचर होता है इसका। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है रेजिस्टिविटी नीचे आती जा रही है, मतलब कम होती जा रही है। और जो इंसुलेटर्स होते हैं उनका भी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ यही नेचर शो करता है। तो आप चाहो तो यहाँ पर सेमीकंडक्टर्स के साथ इंसुलेटर्स भी हेडिंग में लिख सकते हो। लेकिन अब ये मत समझना कि इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने पर कम होती है तो वो कभी इतनी कम हो जाए कि वो इंसुलेटर कंडक्टर बन जाएगा। ना ना ना, ऐसा नहीं होगा, रहेगा तो वो इंसुलेटर ही। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हाँ उसकी रेजिस्टिविटी थोड़ी बहुत कम होने लगती है। तो सेमीकंडक्टर्स या इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के इंक्रीज करने पर कम होती है, मतलब उनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो आप कह सकते हो एट हायर टेम्परेचर्स सेमीकंडक्टर्स थोड़े अच्छे कंडक्टर बन जाते हैं, लेकिन इतने अच्छे भी नहीं बन पाएंगे जैसे ये प्योर मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं। बट हाँ पहले से ज़्यादा अच्छे कंडक्टर्स बन जाते हैं। लेकिन इनका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इनकी रेजिस्टिविटी बढ़ती है, तो इनकी कंडक्टिविटी कम हो जाती है। तो ये जो कंडक्टिविटी है ना, ये रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है बेसिकली। ओके, तो रेजिस्टिविटी सेमीकंडक्टर्स की ऐसे बिहेव कर रही है, लेकिन इसका रीज़न क्या हो सकता है? कैन वी टॉक अबाउट इट्स रीज़न इन दिस क्लास? और अगर इसका रीज़न देखना है कि रेजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने पर क्यों कम हो रही है सेमीकंडक्टर की, तो फिर इसका भी रीज़न देखना बनता है कि रेजिस्टिविटी मेटेलिक कंडक्टर्स की टेम्परेचर बढ़ाने पर क्यों बढ़ती है। इन दोनों का रीज़न बच्चों, इन दोनों का रीज़न डिटेल में और विद मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन हम अभी कुछ लेक्चर्स बात करेंगे। एक टॉपिक आएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के नाम से, उस टॉपिक के लास्ट में इन दोनों का रीज़न हम करेंगे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। बट आज भी मैं आपको एक आइडिया दे सकता हूँ, समझा सकता हूँ कि ऐसा हो क्यों रहा है। चलो समझने की कोशिश करते हैं। पहले इसी की रेजिस्टिविटी देख लेते हैं क्योंकि अभी ये टॉपिक हमारा चल रहा है।
जब हम किसी सेमीकंडक्टिंग मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर जो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स हैं, चार्ज कैरियर मैंने आपको बताया था ओम्स लॉ वाले लेक्चर में कि वो चार्जेस जो फ्री टू मूव हैं, जो चार्ज फ्रीली फ्लो कर सकते हैं मटेरियल की बॉडी के अंदर, जिनके फ्लो करने की वजह से करंट बनता है, उन चार्जेस को चार्ज कैरियर्स बोलते हैं। और वो कंडक्टर्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेमीकंडक्टर के अंदर वो इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और दूसरी चीज़ भी है, होल्स कहते हैं उसको, सेमीकंडक्टर चैप्टर में आपको बता देंगे। फिलहाल अभी इतना समझो कि टेम्परेचर बढ़ाने पर सेमीकंडक्टर के अंदर जो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब अगर नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स बढ़ जाएंगे तो सोचो, जो चार्ज फ्लो कर रहा है उसका अमाउंट बढ़ गया, उसका कंसंट्रेशन बढ़ गया बेसिकली। अब उसका कंसंट्रेशन बढ़ गया तो करंट जो फ्लो कर रहा है वो भी तो बढ़ जाएगा। अगर करंट इंक्रीज हुआ है तो डेफिनेटली रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टिविटी कम हुई होगी। मतलब मैं कह सकता हूं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी कम हो जाती है। चलिए मैं लिख देता हूं इसको आप लोगों के लिए, आप यहां से कॉपी कर लेना। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर कंसंट्रेशन को आप कह सकते हो नंबर, कंसंट्रेशन मतलब नंबर, कंसंट्रेशन या नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इन अ सेमीकंडक्टर, एससी मतलब सेमीकंडक्टर, also increases, due to which current flowing in it will increase. This means on increasing temperature resistivity या रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस या इंसुलेटर्स डिक्रीजेस। और रेजिस्टिविटी डिक्रीज हुई है तो समझ जाओ कंडक्टिविटी इंक्रीज हुई है। कंडक्टिविटी मतलब द ईज विद विच द करंट कैन फ्लो इन अ पर्टिकुलर डिवाइस, उसको कंडक्टिविटी बोलते हैं। तो यहां पर ये आपका हो गया रीजन सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी का। यहां पर रीजन कौन सा काम कर रहा है, यहां पर क्या रीजन काम करेगा, चलो यहां पर भी देखते हैं। यहां पर क्या रीजन बेटा, यहां पर जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो ना किसी भी मेटालिक कंडक्टर का, तो क्या होता है, जो उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके रैंडम मोशन करने की स्पीड बढ़ जाती है, जिस वजह से और ज्यादा कोलिजन होते हैं। और सोचो रेजिस्टेंस तो कोलिजन से ही आया था ना, और जब ज्यादा कोलिजन होंगे तो ज्यादा रेजिस्टेंस मतलब ज्यादा रेजिस्टिविटी हो जाएगी। इसलिए यहां पर टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। ये कंडक्टर्स के लिए रीजन है। सो ऑन इंक्रीजिंग temperature of a conductor, स्पीड, अब इस स्पीड को बोलते हैं थर्मल स्पीड या थर्मल वेलोसिटी। थर्मल वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स increases due to which rate of collision increases, मतलब कम उतने ही टाइम में अब ज्यादा कोलिजन होंगे। रेट ऑफ collision of free electrons increases। तो इसका मतलब क्या हुआ, रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी बढ़ गई है। हेंस रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर
increases with increase in temperature, increases with increase in टेम्परेचर। ये इसका रीजन हो गया, ये भी आप कॉपी कर सकते हैं। तो अभी मैंने आपको रीजन समझा दिया है, बट यही रीजंस का डिस्कशन हम मैथमेटिकल डिस्कशन करेंगे कब, जब एक टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो टॉपिक कंप्लीट होने वाला होगा, उसके लास्ट में करेंगे, ठीक है। तो अभी फिर से वक्त हो चला है कि आप यहाँ पर इस वीडियो को पॉज कर लो और नोट्स बना लो। बच्चों, क्या अभी तक आपने आज के लेक्चर में अपना रजिस्टर और पेन रेडी किया था? बेटा नहीं किया तो देन आई विल रिक्वेस्ट के नोट्स बिना बनाए क्लास मत करा करो। बहुत इंपॉर्टेंट है नोट बनाना। अच्छा बताओ, अगर आप इस क्लास के नोट्स नहीं बनाओगे तो इस क्लास को अभी करने का क्या फ़ायदा होगा आपके लिए लॉन्ग रन में, बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए? शायद भूल जाओगे ये क्लास। नोट्स बनाओगे तो याद रहेगी, आपके रजिस्टर में आ जाएगी ये क्लास। जब आपका दिल करेगा तब रिवाइज़ कर लोगे। 2-3 बार रिवाइज़ अगर कर लिया तो हमेशा के लिए याद हो जाएगी क्लास। आज जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किए वो हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। और बोर्ड के एग्ज़ाम से जस्ट पहले क्या करना पड़ेगा? बस जस्ट पेपर पलट के देखना पड़ेगा, हाँ मुझे याद है, ठीक है मैं कर सकता हूँ। तो दैट इज़ वाई मैं हमेशा बोलता हूँ कि नोट्स बनाया करो। अभी वीडियो को पॉज करो, ये सारा कॉपी करो, उसके बाद में कुछ एक छोटी सी चीज़ और बतानी है और हम इस क्लास को करेंगे फिनिश। आई होप कि ये नोट्स तो आपने कर लिए हैं। चलिए एक छोटी सी चीज़ आपको और बताई जाएगी आज। मैं अभी इस क्लास में बार बार एक चीज़ बोल रहा हूँ, कंडक्टिविटी, है ना। और ये भी बोला है कि कंडक्टिविटी जो है वो रेसिप्रोकल है रेजिस्टिविटी का। चलिए देखते हैं। तो रेजिस्टिविटी के ग्राफ्स हमने कर लिए हैं। अभी जो मुझे आपके साथ 2 छोटे छोटे टर्म्स डिस्कस करने हैं वो हैं कंडक्टिविटी एंड कंडक्टेंस, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी तो आप पढ़ चुके हो। रेजिस्टेंस क्या है? अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, है ना। अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट बोल दो या फ्लो ऑफ चार्ज बोल दो, टू द फ्लो ऑफ करंट। और फॉर्मूला इसके लिए R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A। और यहां पर रो क्या है? यही तो रेजिस्टिविटी है। रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी इज रो ओवर हियर, ओके। ये रेजिस्टिविटी है रो। रेजिस्टिविटी को हमने ऐसे भी डिफाइन किया था कि रो इज इक्वल्स टू RA/L। अगर A को भी 1 कर दिया, 1 यूनिट स्क्वायर, और लेंथ भी 1 यूनिट ले लिया, तो देन रेजिस्टिविटी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स रेजिस्टेंस, ठीक। और रेजिस्टिविटी किसी भी मटेरियल की एक यूनिक प्रॉपर्टी है। किन्हीं भी 2 अलग अलग मटेरियल की रेजिस्टिविटी सेम नहीं होती, है ना। ये सब चीजें थी। रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस इज एक्चुअली द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। अगर ये इसका रेसिप्रोकल है, रेजिस्टेंस की SI यूनिट क्या है? ओहम, जिसका सिंबल ओमेगा लेते हो, तो इसकी SI यूनिट होने वाली है ओहम का इनवर्स। 1/ओम हो गया नहीं, ओहम इनवर्स। इसको हम पहले MHO करके भी बोलते थे, मोह, मतलब ओहम को उल्टा करके लिख दिया मोह। लेकिन इसको हम आजकल सीमेन भी बोलते हैं, SIEMEN, और सिंबल S, कैपिटल S यूज होता है। तो SI यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज सीमेन, ठीक है। तो व्हाट इज कंडक्टेंस? कंडक्टेंस इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस है अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, तो मैं कह सकता हूं कंडक्टेंस है द ईज विद विच करंट कैन फ्लो थ्रू अ कंडक्टर। जो जितना ज्यादा अच्छा कंडक्टर होगा उसका कंडक्टेंस उतना ही बढ़िया होगा।
अब अगर ये कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है तो आई कैन से दैट कंडक्टेंस का फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को उल्टा करके लिख दो ना, हो जाएगा A/ρL, ये कंडक्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा। जैसे कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है, बिल्कुल ठीक वैसे ही कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है। कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, तो मैं कह सकता हूं कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या थी? रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट हुआ करती थी हमारे पास ओहम मीटर, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? ओहम मीटर का इनवर्स। तो एसआई यूनिट फॉर इट विल बी ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स, और ओहम इनवर्स को हमने क्या बोला है? सीमेन। तो मैं ये भी कह सकता हूं सीमेन पर मीटर, ये इसकी एसआई यूनिट होती है, सीमेन पर मीटर। ओके, सिंबल्स अगर लिखना चाहो तो जैसे रेजिस्टिविटी का सिंबल तो रो होता है, कंडक्टिविटी के लिए हम सिंबल सिग्मा लिख लेते हैं, सिग्मा इज 1/रो। कह सकते हो कि कंडक्टिविटी क्या है? एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू अलाउ द करंट फ्लो थ्रू इट इजीली। कंडक्टर की वो एबिलिटी जिसकी वजह से ये अपने थ्रू करंट को आसानी से फ्लो होने दे, उसी को कंडक्टिविटी कहते हैं। मैथमेटिकली इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो ये दोनों टर्म अगर कहीं आते रहें, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी, तो बेटा परेशान मत होना, बस मैथमेटिकली इसको रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कर लो और मैथमेटिकली इसको रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कर लो। एंड दैट इज इट विद द क्लास टुडे। आज की क्लास इतनी ही है। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे अभी कुछ और चीज़ें ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ, V इज इक्वल्स टू आई आर, V स्केलर क्वांटिटी, I स्केलर क्वांटिटी। जो V इज इक्वल्स टू आई आर है, ये स्केलर फॉर्म है ना ओम्स लॉ की। क्या हम ओम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं? ये चीज़ जानेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय।